इतिहास के दौर के संघर्षों में जो एक औरत की आवाज है, विस्थापित लोगों की, भूखे लोगों की, गरीब लोगों की, किसानों की जो लड़ाइयाँ हैं, उसमें जो स्त्री की भागीदारी है, जिस तरह से इस पूरे आंदोलन का स्त्रीकरण लोगों ने खुद ही किया है, उसको डॉक्यूमेंट करने वाली, उस आवाज को बुलंद करने वाली लेखिका और कार्यकर्ता डॉक्टर नौशरण सिंह इस सम्मेलन का उद्घाटन वक्तव्य देने के लिए आ रही हैं। जन सांस्कृतिक मंच के 17वें राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल सभी साथियों को मेरा सलाम। साथियों, माफ कीजिए, मेरा गला बहुत खराब है। मैं 2-3 दिन से वायरल बुखार से जूझ रही हूँ, पर मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज आपके सामने इस मंच के ऊपर खड़ी हूँ। इन दिनों हम जानते हैं कि सम्मेलनों का होना, सिर जोड़कर बैठना, अपनी समझ को विकसित करना एक खतरनाक काम हो चुका है। ये अपराध के घेरे में आ चुका है। आज मिलकर बैठना भी एक आपराधिक गतिविधि माना जा सकता है और कलम को भी खतरनाक घोषित कर दिया गया है। और उसी सारे संदर्भ में, उसी दौर में फाशीवाद की विभाजनकारी संस्कृति के खिलाफ जनता की एकता के लिए किया जा रहा ये सम्मेलन और ये एकत्रता को मैं जिंदाबाद कहती हूँ। साथियों, हमारे ऊपर हमला चौतरफा है, वो एक तरफ का नहीं है, ये चौतरफा हमला है। और हम जानते हैं कि हमारा सब काम, हमारा विवेक, हमारी बुद्धि, हमारे सोचने की तरीका, ये सब का अपराधीकरण हो चुका है। और ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। पहले भी हमने देखा है कि ज़हनी आतंकी या अर्बन नक्सल जैसे शीर्षक दे के लोगों को गिरफ्तार किया जाता रहा है, उन्हें अदालतों में घसीटा जाता रहा है, पर एक समय तक अदालतें ऐसे मुकदमों को खारिज कर देती थीं ये कहकर कि ये कोई संवैधानिक कैटेगरी नहीं है, कि अर्बन नक्सल कोई संवैधानिक कैटेगरी नहीं है, ज़हनी आतंकवाद कोई संवैधानिक कैटेगरी नहीं है। पर आज हम जानते हैं कि उमर खालिद 5 साल से सलाखों के पीछे बंद है, ये कहने के लिए इनकलाब जिंदाबाद, जिसको सॉलिसिटर जनरल जो है भारत का, वो अदालत में खड़े होकर कहता है कि ये दिमाग इस्तेमाल किया जा रहा है भारत की सरकार का विरोध करने के लिए। और कुर्सी पे विराजमान जज साहबान कहते हैं ग्रे मैटर कैन बी वेरी सीरियस थ्रेट, कि जो दिमाग है वो एक भारत के लिए एक बड़ा सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। तो हम ये समझ लें कि हमारे पास इस तरह का दौर है जिसमें एक सूझवान होना, समझदार होना, अक्लमंद होना और किसी किस्म के सवाल करना आज खतरनाक हो चुका है। और ये हो चुका है एक ऐसी अवस्था का निर्माण जिसमें कॉरपोरेट दलालों की पूंजी की बढ़ोतरी और मजदूर जमात की मेहनत की लूट जो है वो अपने आप में जायज ठहरा दी गई है। एक नई रैशनैलिटी, एक नया नैतिक तर्क जिसने शब्दों के जो
जिस तरह से समझते थे उनके अर्थों को ही बदल डाला है। आज अगर हम देखें तो इस नई नैतिकता में बराबरी का अर्थ वो नहीं है जिसे हम समझते थे। बराबरी का अर्थ आज हो चुका है बाजार में compete करने का समान अधिकार। ये बाजार की समानता का अधिकार है। लिबर्टी या आजादी का अर्थ है बाजार को बिना रोक टोक फैल दिए जाने की आजादी। ये तर्क समाज की रगों में बह रहा है। हमारे सभी अदारे, चाहे वो स्कूल है, यूनिवर्सिटीज है, बैंक है, पब्लिक सेक्टर है, इस नए जो न्यू नॉर्मेटिव है, जो ये नया नॉर्मेटिव रीजन है, इसकी रैशनैलिटी जो है उसके अधीन ही काम कर रहे हैं। हमारे देखने में ये भी आ रहा है कि ये दौर स्टेट और पूंजी के गठबंधन का, स्टेट और पूंजी की सांझ का एक नया दौर है। आज हमारी स्टेट का कोई ये काम नहीं रह गया कि वो फैसिलिटेट करे, वो गवर्नेंस करे, वो हमारी जो समाज है, जो हमारी आर्थिक गतिविधियां हैं, उन्हें केवल फैसिलिटेट करे। नहीं, आज स्टेट का काम हो गया है कि बाजार की तरफ दारी करे, बाजार के पीछे पूरी तरह खड़ी रहे, नए बाजार बनाए और इस काम को इस तरह से अंजाम दे कि हर चीज जो सामूहिक थी, जो हमारे लिए प्रिय थी, वो टूट जाए और एक तर्क बचे, बाजार का तर्क। बाजार की ही नीतियां जिसमें नए बाजार शामिल हो रहे हैं, भूमि का बाजार, खनिज का बाजार, यहाँ तक कि सियासत का बाजार जो है, जो जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड्स आ रहे हैं, उन्हें भी जो पॉलिटिकल बाजार है, मार्केट प्लेस है, जिसे वर्ल्ड बैंक कहता है पॉलिटिकल मार्केट प्लेस, जिसके अंदर जो बॉन्ड्स है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स है, वो एक रुतबा रखते हैं, उन्हें खेला जाए। और जो स्टेट है वो खड़ी है इनके बचाव के लिए। स्टेट आज खड़ी है, ये नव उदारवादी फैशिस्ट स्टेट आज खड़ी है इस बात के लिए कि जो पूंजी है उसका विस्तार बेरोक टोक हो सके, उसके ऊपर कोई अंकुश ना हो, और जो मजदूरों की लूट है उसी प्रपोर्शन में खुली छूट दे दी जाए है। और इस तरह की पूंजी को सब बंदिशों से आजाद कर दिया जाए और उसे लूट का साधन करने के लिए खुला छोड़ दिया जाए, आजाद कर दिया जाए। इस काम को करने के लिए स्टेट अपने को पूरी तरह से लैस करती है। काले कानून जो जिस तरह का यूएपीए कानून, जिसकी पहले बात यहाँ हुई, काले कानून को पैदा करती है, उन काले कानूनों से अपने को लैस करके अपनी दमनकारी नीतियों को आगे बढ़ाती है। और आज हम देख रहे हैं कि इस स्टेट का दमनकारी चरित्र जो है वो कितना भयानक होता जा रहा है। वो ज्यादा से ज्यादा दमन करती है। स्टेट जो है वो लोगों के घर तोड़ देती है, गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज की पेंशन्स बंद कर देती है, पूरे के पूरे नागरिक समूहों को सामूहिक हिरासत में ले लेती है, जहां पर कि कोई भी मुलाकात की गुंजाइश नहीं होती। हम जानते हैं कि कश्मीर में क्या हुआ जब 5 अगस्त 2019 को कश्मीर का स्पेशल स्टेटस भंग किया गया, तो वहां किस तरह का माहौल बना दिया गया। आने जाने पे रोक लगा दी गई, इंटरनेट बंद कर दिया गया,
जो पूरा का पूरा मीडिया था उसको खत्म कर दिया गया। और ये सिर्फ कश्मीर में ही ना रह के आगे का आगे फैलता गया कि कैसे सामूहिक नागरिक समूहों को हिरासत में ले लिया जाता है। वो संभल में हुआ, वो बस्तर में हो रहा है, और आगे इस चीज को बढ़ता ही हम देखते जा रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि असहमति को अपराध में बदल दिया गया है, बातचीत का रास्ता बंद कर दिया गया है, समझौते के आधार का मजाक उड़ाया जा रहा है। जो गुट या जथेबंदियां जो असहमति के ऊपर चलती हैं, उनको कुचल देने की उनकी नई तारीख तय कर दी जाती है और उस तारीख का शरेआम प्रचार किया जाता है। ये कह दिया जाता है कि इस तारीख तक 31 मार्च 2026 तक ये काम खत्म कर दिया जाएगा। 40 बूटों के तले लोगों को कुचल दिया जाता है, उन्हें घेर कर मारा जाता है। घेर कर मार जाने के बाद लाशों की बेहुरमती होती है, उनमें कीड़े पड़ने दिए जाते हैं। वो लाशें, मृतक देहें जिनका अपने राइट्स है, वो भी घर वालों को नहीं सौंपी जाती, उनके ऊपर डीजल डाल के उन्हें फूंक दिया जाता है। ये सारा दमन साथियों हम देख रहे हैं, ये हमारे सामने हो रहा है, इसी दौर में हो रहा है। दमनकारी नीतियों के साथ जो दूसरी चीज इस समय हम देख रहे हैं वो है इस शासन का लोगों के भाईचारे को तोड़ डालना, लोगों को बांट देना, समूहों में लोगों को बांट देना, हिंदू मुसलमान में ऊंची जात नीची जात, फला जाति कम जाति ऊंची में बांट देना, और लोगों के आगे एक ऐसा नैरेटिव रखना कि जैसे ये सब जो बांट के बनाए हुए छोटे छोटे समाज हैं, इनके आपस के इंटरेस्ट एंटेगनिस्ट है। वो ऐसी स्थिति पैदा कर देता है कि हमारा सामूहिक समाज टूट गया है। आज कुछ भी सामूहिक नहीं बचा, सामूहिक नैतिकता नहीं बची, सामूहिक प्रेम नहीं बचा, न्याय नहीं बचा, और उसकी जगह पैदा कर दी गई है नफरत, आपसी नफरत, जिसने इतनी गहराई में नफरतें पैदा की हैं कि पड़ोसी अपने हिंदू भीड़, हिंसक भीड़ अपने मुसलमान पड़ोसी को नोच नोच कर मार डालती है गौ मास के नाम पर, और फिर उस पे ताली बजाती है। मैं खुद गवाह हूँ, ये झारखंड है, मैं रांची है, मैं यहाँ बहुत बार आ चुकी हूँ। सबसे पहले 2016 में, फिर 2019 में, जब तबरेज अंसारी युवक की मार मार कर हिंसक भीड़ ने इसी तरह से बीफ के नाम पे हत्या की थी, और उसका परिवार अकेला उसकी मृतक देह को संभालता हुआ, पुलिस से मांगता हुआ, हाथ पांव जोड़ता हुआ अपने घर लाता है, और उसका कोई भी पड़ोसी उस नौजवान का, जिसका कुछ ही दिनों पहले विवाह हुआ है, उसकी किसी भी रस्म में शामिल नहीं होता। यहाँ तक पहुँच चुकी है हमारी नफरत, और यही है हमारा दौर जिसमें हम ये सब होता देख रहे हैं। ऐसे दौर में संवेदनशील लोगों का, समाज का बिखर जाना, निष्प्राण हो जाना शायद स्वाभाविक ही है। मैं समझ सकती हूँ जब लोग कहते हैं उदास हो गए हैं, हम खत्म से हो गए हैं, निष्प्राण हो गए हैं, कुछ उम्मीद नहीं बची। ऐसे दौर में
आज जब हम यहाँ पर अपने अपने सिर जोड़ के बैठे हैं तो हमें ये सवाल करना होगा अपने साथ कि इस दौर में हमारी भूमिका क्या है। हम वो लोग जो बराबरी और न्याय का समाज देखना चाहते हैं, हम वो लोग जो उस समाज के सृजन में विश्वास रखते हैं जहाँ जो सांस्कृतिक आंदोलनों को समर्पित हो, जहाँ लोगों के हाथों से पेट से लोगों की लूट ना हो। मैं समझती हूँ कि इस खौफ और के दौर में सांस्कृतिक आंदोलनों की बहुत अहम भूमिका है और हमारे पास प्रेरणादायक सांस्कृतिक जखीरे हैं। हमारी विरासत इन जखीरों से भरी है, जिसके जैसा दमनकारियों के पास कुछ भी नहीं है। अगर आज आप में रंगकर्मी है, बुद्धिजीवी है, कवि, कहानीकार, लेखक, फिल्म मेकर है, अपने आसपास भी अगर देखें तो हम ये देख सकते हैं कि इस दौर में जो फाशीवाद है उसने नफरत तो पैदा की है, पर क्या कोई कविता रची है? क्या कोई कहानी सामने आई है जो लोगों को प्रेरित कर सके? कुछ एक घटिया फिल्मों को छोड़कर, कुछ बेबुनियाद बेतुकी चीजों को जोड़कर बनाए गए नैरेटिव के अलावा उनके पास लोगों को जोड़ने का, प्रेरित करने का कोई साधन नहीं है, कोई सांस्कृतिक विरासत नहीं है। और हमारे पास हर दौर की कविता है। हमारे पास जब बरतानवी साम्राज्यवाद के खिलाफ भारत एक संघर्ष कर रहा था, एक जंग लड़ रहा था, तो पगड़ी संभाल जट्टा जैसी कविता थी जिसने हमारी संघर्षों में नया रंग भर दिया था। 70वें के दशक में जब पाश ने कहा था सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना, तो उस कविता ने हलचल मचा दी थी। 84 के दंगों में गुरशरण सिंह मेरे पिता ने जब बाबा बोलता है नाटक दिल्ली के एन कनॉट प्लेस में किया और दंगाई सियासत के ऊपर उंगली रखी, दंगाइयों का पर्दाफाश भरे चौराहे में किया। ये हमारी परंपरा है, ये हमारी विरासत है और इस विरासत के सहारे ही हम ये जंग जो हमारे ऊपर थोपी गई है इसके साथ लड़ेंगे। हम आज के दौर को कैसे देखें, हम आज के दौर में अपने रोल को कैसे पहचाने, हमारा थिएटर कैसा हो, हमारे थिएटर की विधि कैसी हो, हम थिएटर एज अ कम्युनिटी कैसे देखें, हमारे गीत कैसे हो, हमारे नाच कैसे हो। मैं समझती हूँ कि ये सारे फॉर्म्स जो हैं ये आज के दिनों में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वे हमें हमारा इतिहास सिखाते हैं, सच दिखाते हैं, विरासत से वाबस्ता कराते हैं। ये हमारे जीवित होने की, हमारी विरासत को आगे ले जाने की भूमिका को दर्शाते हैं। तो हम समझते हैं कि हमें अपनी कलाओं से किस तरह का विश्वास पैदा करना होगा, किस तरह से लोगों को प्रेरित करना होगा। वो सपना जो हम जानते हैं कि साकार होगा, उस सपने की सच्चाई में लोगों का विश्वास हम जताएंगे अपनी कला, अपनी संस्कृति के साथ। और हमारे लिए इस सारी सामग्री हमारे पास है। हम ये जानते हैं कि इस सभागार में मौजूद सभी लोग जो हैं वो इस दौर के गवाह हैं, इस दौर के गवाह हैं। और हमें ये अब मानना होगा कि हम अपना सारा का सारा जो उद्यम है इस दौर की गवाही को अपने अपने
कार्य दल में लेकर आए। हम लोगों के गवाह बने, उनके दुख दर्द के, उनके डर सहम के, उनकी चिंता बेचैनी, उनके संघर्षों के गवाह बने। और हमारे सारे सांस्कृतिक पहलू तरीके जो हैं, चाहे वो गीत है, चाहे वो कविता है, पेंटिंग्स है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स है या रंगमंच है, वो उसे सबके सामने लेके आए। मैं समझती हूँ, ये भी समझती हूँ कि हमारे सामने जो एक ही एक काम है वो है लोगों की उम्मीद को टूटने ना देना, लोगों की उम्मीद की लौ को जलाए रखना। और ये लॉ कोई काल्पनिक नहीं है, मैं किसी काल्पनिक लॉ की बात नहीं कर रही, ये हमारे संघर्षों में मौजूद है, हमारे हाल ही के संघर्षों में मौजूद है। भेदभाव से परिपूर्ण नागरिकता कानून जब पास हुआ 2019 में, तो किस तरह से शाहीन बाग में एक मोर्चा खड़ा हुआ, एक प्रतिरोध का मोर्चा खड़ा हुआ, और उस मोर्चे ने एक लोगों की सांझ बनाई। औरतों ने कहा हमारे पास कागज नहीं है, हमारे पास किसी किस्म की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, जमीनें हमारे नाम नहीं है, जमीनों से हमारा संबंध हमारे हाथ का श्रम है। हम खेतों में मेहनत करती हैं, हम खेतों को ओन नहीं करती, इसलिए किसी कागज में हमारा नाम नहीं है। आज अगर आप हमसे कागज मांगोगे हमारी नागरिकता तय करने का, तो हम कागज नहीं दिखाएंगे। ये एक ऐसा नारा था, हम कागज नहीं दिखाएंगे, जिसने सभी मेहनतकश औरतों, सभी मेहनतकश वर्गों में एक नया अपनापन महसूस किया। पंजाब के किसान शाहीन बाग में आए और उन्होंने कहा हम आपकी जंग में शामिल हैं, हम उस धरती से आते हैं जिसने 47 का बंटवारा देखा और हम वो बंटवारा फिर नहीं होने देंगे। और उसी मंच से, शाहीन बाग से ये नारा उभरा, भाई भाई को लड़ने नहीं देंगे, सन 47 बनने नहीं देंगे। और वो खड़े हुए शाहीन बाग की औरतों के पक्ष में। संघर्ष हमारी विरासत है। महान किसान आंदोलन जो दिल्ली के बॉर्डरों पे 13 महीने के लिए लड़ा गया, अगर उसके ऊपर हम अपनी नजर मारे तो हम देखते हैं कि 2019 में हताश हो चुकी भारत की आम नागरिकों के लिए, भारत की आम जनता के लिए किसान एक उम्मीद बन के आए। वो हजारों की गिनती में अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियां, अपने झंडे लहराते हुए आकर दिल्ली में जम गए और उन्होंने ये कहा कि ये जो कानून है ये हमें मान्य नहीं है और हम इन्हें वापस कराएंगे। उसी किसान आंदोलन के एक पक्ष में की बात करूंगी। किसान आंदोलन के समय 5 जगह पर प्रतिरोध स्टेज लगा, जिसे प्रोटेस्ट स्टेज कहा गया। वो प्रतिरोध का मंच जहां केवल किसान लीडरों के भाषण ही नहीं होते थे, वहां जगह जगह से लोग आते रहे, पीड़ित लोग। उस मंच के ऊपर मछुआरे आए जिन्होंने कहा जैसे आपकी जमीन आपके खेत है, समुद्र हमारा खेत है, जिसे अडानी के मगर जो है, मगरमच्छ जो है वो काबिज हो चुके हैं। चाय के बागान के मजदूर आए, आंगनवाड़ी वर्कर आए, ठेके के मजदूर आए, औरतें आई, दलित आए, विद्यार्थी आए, कवि आए, लेखक आए, रंगकर्मी आए। उस मंच से एक नया उभार उठा। जब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी तो ये तय हो गया कि चाहे वो अलग अलग चीजें कर रहे हैं, उनके श्रम का जो में विभिन्नता है, उनकी भाषाएं विभिन्न है, उनकी पहनावा भिन्न है, पर उनकी एक ही पीड़ा
है और वो एक ही छुरी से लहूलुहान किए जा रहे हैं। और अगर उन्होंने इस छुरी की पहचान करनी है, उसका हाथ पकड़ना है, तो उसका एक ही एक तरीका है, उन सब लोगों का एका। वो एक ऐसा एक भाईचारक सांझ, एक जमाती एका जो उस स्टेज ने उन्हें सिखा दिया। वो स्टेज एक यूनिवर्सिटी हो गई उन सब लोगों का सीखने के लिए कि कौन सी चीज है जो उन्हें बांध रही है, वो कौन सा खूनी पंजा है जो उनके ऊपर आघात कर रहा है। प्रतिरोध की एक इसी स्टेज पे गुरु रविदास को याद किया गया, अशफाक उल्लाह खान को सलाम किया गया, गुरु नानक की साझीवालता के सिद्धांत को याद किया गया और एकता बनाई गई सभी हाशियाग्रस्त लोगों की। पंजाब और हरियाणा के लोग जिनको पानी के विभाजन पे लेके उनके ऊपर एक लड़ाई मढ़ दी गई है, उनके ऊपर थोप दी गई है, वो इस लड़ाई से बाहर आए और उन्होंने ये कहा पानी तो हर किसान को चाहिए, चाहे वो पंजाब का है चाहे हरियाणा का है। ये नीतियां ऐसी बने कि हर किसान को पानी मिले, वो उन्होंने इस बात पे जोर दिया। वेस्टर्न यूपी के मुसलमान किसान, हिंदू किसान उस जगह पर 13 महीने में जब वो वहां आए सिर्फ किसान होकर लड़े। वो हिंदू मुसलमान ना रहे, वो सिर्फ किसान होकर लड़े और एक बार फिर उस मंच से अल्लाहू अकबर हर हर महादेव का मंच से नारा गूंजा। ये एकता ही थी, ये लोगों की एकता ही थी जिसने 56 इंच छाती को सिकोड़ के रख दिया और मजबूर किया कि वो 3 किसान कानून वापस ले। लोगों ने देखा कि एक ऐसा हथियार था जिसके आगे हिंदुस्तान के शासकों के पास सारी फौज, सारे हथियार, सारी किस्म के टैंक तोप होने के बावजूद भी उन्हें टेलीविजन पे आके ये कहना पड़ा हम कानून वापस लेते हैं और निहत्थे किसान, औरतें, आदमी उनके सामने उन्हें हथियार डाल देने पड़े। ये हमारी विरासत है आज ही की, ये कल ही की बात है, ये कोई पुरानी बात नहीं। हम इसे कैसे भूल सकते हैं और इसे कैसे भुला सकते हैं? ये एक नई समझ है जिससे लैस होकर, और अपनी बात 2 चीज़ों के बाद ख़त्म करूंगी कि पीछे ही जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग का माहौल बना और हिंदुस्तान ने ये इंडस वैली वाटर की ट्रीटी को रद्द करते हुए धमकी दी कि पाकिस्तान को हम पानी नहीं देंगे, पाकिस्तान को हम प्यासा मार देंगे, तो एक बार फिर पंजाब के किसानों ने ही आवाज़ उठाई कि ऐसा नहीं होने देंगे। पानी के बिना, पानी किसी मुल्क का नहीं है, पानी साझा है। और पंजाब के हर जिला हेडक्वार्टर पे जो 4 दिन की जंग थी उसके दौरान सभी जो ग्रामीण यूनियंस थी उन्होंने जिला हेडक्वार्टर्स के बाहर प्रदर्शन किए, डीसीज को अपने पत्र दिए और कहा बात कीजिए, बात कीजिए, बात करने से मत चलिए, लड़ाई बंद करिए, जंग सिर्फ बर्बादी है, इधर की हो या उधर की हो, और हम ये बर्बादी नहीं होने देंगे। जंग नहीं का नारा किसानों ने अपनी समझ से, अपनी विरासत से, अपनी मिट्टी से जुड़े होने की वजह से निकाला। और आज जब हम ये देखते हैं कि हम इस जगह पर खड़े हैं, इस विरासत के साथ खड़े हैं, तो क्या हमारे संस्कृत कर्मी, बुद्धिजीवी या रंगकर्मी किनारे पे खड़े होकर ये कह सकते हैं कि लोगों को संगठित करने के काम की जिम्मेदारी
में वो भागीदार नहीं है, वो नहीं कह सकते। उन्हें पक्ष लेना पड़ेगा, उन्हें साइड लेनी पड़ेगी और लड़ते हुए लोगों के लिए, धकेले जा चुके लोगों के लिए, जो लोगों को कुचला जा रहा है, उनके पक्ष में खड़ा होना पड़ेगा। उनके लिए कविता लिखनी पड़ेगी। उनके लिए लिखी हुई कविता के ऊपर लांछन लग सकता है कि ये तो जलसों की कविता है। उनके रंगमंच को ये कहा जा सकता है कि ये लाल झंडे का रंगमंच है। पर जो इनकलाबी संस्कृति के साथ जुड़े हुए रंगकर्मी हैं, सांस्कृतिक कर्मी हैं, उन्हें अपनी जमीन पर हौसले के साथ, मजबूती के साथ खड़े होना पड़ेगा। हमारी इस विरासत को, इसकी एस्थेटिक को डिफेंड करना होगा। इसे कहना होगा कि लोगों की कविता, लोगों का रंगमंच, लोगों की फिल्म, लोगों के रिसोर्सेज से बनाई गई चीजें ही वो हैं जो लोगों को मुक्ति के रास्ते पे लेकर जाती हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो आने वाली नस्लें हमसे पूछेंगी, कहाँ था इस दौर का नाटक, कहाँ है इस दौर की कविता। और हम कहेंगे ये है नाटक इस दौर का, ये है कविता, ये है संग्रह, ये है पेंटिंग, ये है दस्तावेजी फिल्म, क्योंकि हम इस दौर के गवाह हैं। और इस दौर के ऊपर जो दमनकारी नीतियां इस सरकार की हैं, उसकी हम गवाही देंगे हर मीडियम के तौर पर। ये लोगों को उम्मीद से बांधे रखने का, उन्हें प्रेरित करने का एक तरीका है। भाषणों से, किताब पढ़ के लोग उतने प्रेरित नहीं होते जो उनको छू जाने वाले गीतों से, उनको छू जाने वाले नाटकों से प्रेरित होते हैं। तो मुझे लगता है कि आज के इस 2 दिन के कार्यक्रम में हम अपने लिए एक मसौदा तैयार करें कि हमें इस दौर में किस तरह का सांस्कृतिक आंदोलन का सृजन करना है और फिर निकल जाना है लोगों के बीच। इस सम्मेलन में शामिल होकर मुझे इस सम्मेलन का भाग बनाने के लिए मैं एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और सबको सलाम कहती हूँ। जिंदाबाद।